देखते हैं संसाधन संरक्षण के प्रकार। संसाधन संरक्षण के प्रकार के अंतर्गत पहला है निवास्य संरक्षण। निवास संरक्षण अर्थात पारिस्थितिकी का संवर्धन या उसका संरक्षण। यदि हम वन्य क्षेत्र का संरक्षण करते हैं, वन संसाधन का संरक्षण करते हैं, तो वहाँ पर वन्य जीवों का भी संरक्षण होगा, साथ ही साथ पर्यावरण का भी संवर्धन होगा। इससे क्या होगा, पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य के द्वारा जो प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है उसका भी आकलन होगा और उसके परिणाम का भी मानव को बोध होगा। अगला है प्रजाति संरक्षण। प्रजाति संरक्षण के अंतर्गत ऐसे जीव जो विनाश के कगार पर है, जो विलुप्ति के कगार पर है, उनका संरक्षण, जैसे काले हिरण का संरक्षण, गिर के वनों में जंगलों में पाए जाने वाले सिंह का संरक्षण, ऐसे विलुप्त प्राणियों का संरक्षण प्रजाति संरक्षण के अंतर्गत आता है। फिर है भूमि उपयोग संरक्षण। भूमि उपयोग संरक्षण ऐसे क्षेत्रों में जहां पर भूमि का बहु उपयोगी तरीके से उपयोग होता है या बहुत क्षेत्र में उपयोग होता है, जैसे नगर के क्षेत्र में एक ही ओर यदि आवास क्षेत्र की अधिकता होने लगती है और वहां पर सघन आवास होने लगते हैं तो उसको विकेंद्रित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, या नगर के चारों ओर हरित पेटी का निर्माण किया जाता है ताकि मानव के द्वारा अवांछित तरीके से भूमि उपयोग को बढ़ावा न दिया जाए। फिर अगला है सृजनात्मक संरक्षण। इसके अंतर्गत फिर है अगला सृजनात्मक संरक्षण। इसके अंतर्गत ऐसे भूदृश्यों का संरक्षण जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है, जैसे बांध का, सड़क के साधन, यातायात के साधनों का, या पर्यटन केंद्रों का जिनका मानव ने निर्माण किया है, उन क्षेत्रों का भी संरक्षण किया जाना इसमें सम्मिलित है, जो सृजनात्मक संरक्षण कहलाता है। अब हम देखते हैं संसाधन संरक्षण की समस्या और समाधान। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं देखने को मिल रही है वह है भूक्षरण की समस्या, वन विनाश की समस्या, जल प्रदूषण की समस्या, ओजोन परत का कमजोर होना या उसमें ओजोन गैस में कमी, ये समस्याएं वैश्विक स्तर पर पाई जाती हैं। अब इनका समाधान कैसे हो, तो इसके लिए हमको नियोजित उपाय अपनाने पड़ेंगे और उन नियोजित उपायों के अंतर्गत कुछ बिंदु हैं जिस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जिसके अंतर्गत पहला है किसी देश को या प्रदेश को, क्षेत्र को एक इकाई मानकर वहां पर जो उपलब्ध संसाधन है उनका हमको सार्थक और सुनियोजित तरीके से उपयोग करना चाहिए। जैसे यदि वन संसाधन है तो वन संसाधन का कटाई होता है या उसका विनाश होता है तो केवल वन का ही ह्रास नहीं होता, वरन वहां पर निवास करने वाले जैव जगत का विनाश होता है। साथ ही साथ भूमि क्षरण की समस्या आती है, बाढ़ की समस्या, सूखा, ये अनेक समस्याएं उसके कारण उत्पन्न होती है। इसलिए समस्त क्षेत्र को एक इकाई मानकर हमको संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए। नंबर 2, कोई सीमित संसाधन होते हैं, विशेष संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है। ऐसे संसाधनों के स्थान पर वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि वह निरंतर बना रहे, उसकी उपस्थिति होता रहे और मनुष्य की आवश्यकता को पूरा किया जाता रहे। जैसे मैंने पहले बताया, कोयला, पेट्रोलियम, ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, इनके स्थान पर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। अगला है लाभकारी न होने पर या आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी न होने पर कम महत्वपूर्ण संसाधनों का उपयोग मानव या तो बंद कर देता है या उसको छोड़ देता है। तो ऐसा प्रयास होना चाहिए कि केवल तात्कालिक लाभ को ध्यान में न रखते हुए भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए कम महत्वपूर्ण संसाधनों का भी या कम धात्विक संपन्नता युक्त खनिजों का भी मानव के द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए। जैसा कि संयुक्त अमेरिका के द्वारा 1% तक धातु संपन्नता वाले तांबा का उपयोग पहले नहीं किया जाता था, परंतु वर्तमान में अब 1% धातु संपन्न तांबा का भी उत्खनन का कार्य किया जाता है। वैकल्पिक स्रोत के साथ साथ नए हमको क्षेत्रों का भी तलाश करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में
मानव की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को और जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए क्षेत्र की तलाश। इसके अंतर्गत मानव हालांकि वर्तमान समय में ऐसे क्षेत्र की ओर उन्मुख हुआ है जैसा कि उदाहरण स्वरूप अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो एक शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, जनविहीन क्षेत्र है, उस और भी मानव आकृष्ट हुआ है। वहाँ के संसाधनों को उपयोग करने के लिए अनुसंधान कार्य विभिन्न देशों के द्वारा निरंतर जारी है और इसी कड़ी के अंतर्गत भारत के द्वारा भी दक्षिण गंगोत्री नामक स्टेशन स्थापित किया गया है। फिर मानव के द्वारा ऐसे प्रयास होने चाहिए ताकि नागरिक प्रशिक्षण की भी सुविधा हो या नागरिकों में भी ये भावना आए ताकि संसाधनों का जो उपभोग करने वाला है, उत्पादन करने वाला है, वह उसको नियमित तरीके से और सुनियोजित तरीके से उपयोग करे और इसके लिए प्रत्येक मानव में जागरूकता लाना आवश्यक है। राष्ट्रीय प्रयास के साथ साथ स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा भी प्रयास किया जाना इसमें आवश्यक है। फिर जैसे कि गांधी जी ने कहा था, पृथ्वी के पास मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपदा है, पर्याप्त क्षमता है, परंतु लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। तो यही हम देखते हैं कि संसाधन संरक्षण के अंतर्गत हमको लालच को रोकना है, आवश्यकता को पूरा करने के लिए ध्यान तो देना है, परंतु लालच की भावना को त्यागना होगा और इन प्रयासों के द्वारा मानव का कल्याण हो और आने वाले भविष्य में भी उसकी आवश्यकता की पूर्ति होता रहे, संसाधन निरंतर उसको उपलब्ध होता रहे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमको संसाधन संरक्षण करना होगा और तभी मानव का कल्याण हो सकता है। क्योंकि आज जैसे कि हम देख रहे हैं वन्य प्राणी का आवासीय क्षेत्रों की ओर उन्मुख होना, हाथियों के द्वारा बड़े बड़े जो कृषि भूमि क्षेत्र होते हैं, आवासीय क्षेत्र होते हैं, उधर उनके द्वारा काफी अधिक मात्रा में व्यवधान उपस्थित किया जाता है। तो ये क्या है, ये वन्य प्राणियों के द्वारा जो आवासीय क्षेत्र की ओर आगमन हो रहा है, उनके आवास क्षेत्र के विघटन के कारण होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हम आज संसाधन संरक्षण, उनकी विशेषताएं, उपयोग और प्रकार के बारे में विस्तार से चर्चा किए। आशा है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।